पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाल ही में न्यूज़ में था। उसने एक स्टेटमेंट दी जिसमें पाकिस्तान के ओवरसीज़ लोगों को संबोधित करते हुए उसने कहा कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान की स्टोरी ज़रूर सुनाइए, उनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बताइए। स्पीच के दौरान उसने एज़ ऑलवेज़ जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान के साथ जो उनके विसरल हेट्रेड को उजागर करते हुए टू नेशन थ्योरी तक की बात उसने करी। टाइमिंग इस स्टेटमेंट का बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस स्टेटमेंट को अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो हाल ही में यहाँ पर एक वक्फ का एक्ट बना। उसके बाद जिस प्रकार से पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों ने हिंसा करी, अलग अलग जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर, आज इस स्टेटमेंट के आसिम मुनीर के क्या मायने हैं, भारत से इसका क्या लेना देना है, क्या एक ये रणनीति है जिसके तहत भारत के मुसलमानों को उकसा कर यहाँ पर हिंसा कराना, इसका एक नया गेम प्लान है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका प्रयोग करके 1906 में ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग का गठन किया था, उस समय उनका उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग हमें मदद करेगी कांग्रेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम सेपरेटिज़म के आइडिया को नर्चर किया और ये मुस्लिम सेपरेटिज़म धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हुए एक टू नेशन थ्योरी में बदला। मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग की लीडरशिप में और जिन्ना के कंट्रोल में आकर कुछ बातें इस प्रकार की 1930 तक करनी शुरू कर दी कि हम सिर्फ ना कि लोग अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा वे ऑफ लाइफ अलग है, हमारा धर्म अलग है। इस कारण से हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें एक टेरिटरी चाहिए और इवेंचुअली ये टेरिटरी का नाम कंसेप्चुअलाइज करके रखा गया पाकिस्तान। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि पाकिस्तान हमेशा से एक विजुअलाइजेशन थी, एक ड्रीम लैंड थी। ड्रीम लैंड इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी एग्जिस्ट हिस्ट्री में नहीं करी थी, इतिहास में पाकिस्तान नाम का कुछ था ही नहीं, बल्कि भारत से तोड़कर कुछ टुकड़ों को जोड़कर पाकिस्तान को बनाना पड़ा। मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार का यहाँ पर नरेटिव रचा, उस नरेटिव के तहत उसने कभी जनता से संपर्क नहीं साधा, पूरे नेशनल मूवमेंट के दौरान कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग जिसने एक पाकिस्तान की डिमांड करी, वो एक एलीट पार्टी थी जिसमें पावर सेंट्रलाइज्ड थी सिर्फ और सिर्फ जिन्ना के कंट्रोल में। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ और जब पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स ने बनाया, पहली बात तो ये टेरिटरी बनी एक इमेजिन्ड लैंड से तोड़ फोड़ कर, जोड़कर, ज़बरदस्ती की टेरिटरी थोप कर बना दी गई। दूसरी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आज़ादी के बाद जब भारत के पास एक इतिहास था, भारत के पास एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस था, भारत ने अपने लोगों को ये जब बताने की कोशिश करी कि आज हम वापस से आज़ाद हैं, आज हम वापस से इसलिए आज़ाद हैं क्योंकि हमारा एक सिविलाइजेशनल एंटिटी एग्जिस्ट करती थी, उसी समय इस नापाक देश पाकिस्तान को एक समस्या आई। समस्या ये आई कि ये अपने लोगों को क्या बताएगा, क्योंकि इसके पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। इसके पास तो ना कोई इतिहास था, ऊपर से जो टेरिटरी मिली थी वो टेरिटरी भी कोई यूनिफॉर्म टेरिटरी नहीं थी। पाकिस्तान जो उस समय बना था, एक तौर पर उस पे ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली थे जिनका कोई पाकिस्तान से नाता नहीं था, सिर्फ वो मुसलमान थे। दूसरी तरफ जो वेस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर सिराइकी, बलूची, सिंधी और इस प्रकार से पश्तूनों को जोड़कर जो ये लैंड बनाई गई, इस लैंड में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल उस समय जिन्ना के मौत के बाद ये आया कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या होगी। ब्यूटी ये थी कि जिन्ना ने कभी आइडेंटिटी की तो चर्चा ही नहीं की थी। इस रीज़न से आइडेंटिटी को जो नर्चर किया गया वो ये था कि वहाँ पर सारी की सारी पावर आइडेंटिटी जो है वो एक ही संगठन बनाएगा। इस रीज़न से आप देखिए कि जब मुस्लिम लीग में सेंट्रलाइजेशन था, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर सिर्फ जिन्ना के हाथ में थी, जिन्ना के मरने के बाद ये सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड पावर अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने हाईजैक करी तो वो और कोई नहीं बल्कि उस समय की आर्मी और इवेंचुअली आर्मी प्लस ISI यानी कि इस्टेब्लिशमेंट वो थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, आर्मी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी और ISI ने मिलकर अब ये सोचा कि यदि हमें कोई आइडेंटिटी बनानी है तो वो इस्लाम के बेसिस पे होगी। हम अपनी आइडेंटिटी इस्लामिक बेसिस पे करेंगे, उर्दू के बेसिस पे करेंगे। इस उर्दू के पॉइंट को लेकर जब उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला, खमियाजा ये मिला कि उस उर्दू की वजह से ईस्ट पाकिस्तान उन्होंने खो दिया और आज वहाँ पर बांग्लादेश है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उर्दू वाली इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को उन्होंने छोड़ दिया और इसके बाद सिर्फ जो आइडेंटिटी पकड़ी वो केवल इस्लाम की थी। लेकिन दिक्कत इस्लाम की ये थी कि पाकिस्तान में कई इस्लामी मसलक थे। वो इस्लामी मसलक चाहे बरेलवी इस्लाम हो, वो दियोबंदी इस्लाम हो, वो सुन्नी इस्लाम हो, अल हदीस इस्लाम हो, इन लोगों में भी कोई कंसेंसस नहीं था। इस कारण से
पाकिस्तान 1970 से 80 तक और आज तक इस चीज़ को लेके स्ट्रगल करता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता। पाकिस्तान में जो लोग हैं जिनके ऊपर सिर्फ ये बात बार बार बोली गई है कि आप इस्लामिक मुसलमान लोग हैं, उनके आज आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज एक पाकिस्तानी से अगर आप बात करके देखें तो उसको ये नहीं पता कि वो पहले मुसलमान है या आज की डेट में वो पहले पाकिस्तानी है, उसको ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, इस क्लैरिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को वेवरिंग तरीके से पेश भी किया है। पाकिस्तान ने कभी भी अपने आप को साउथ एशिया का हिस्सा नहीं माना, हमेशा अपने आप को वेस्ट एशिया के देशों से जोड़ने की कोशिश करी। वहाँ पर वेस्ट एशिया के देशों ने कभी पाकिस्तान को अपना नहीं माना। तो पाकिस्तान के पास आज की डेट में एक जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी आइडेंटिटी क्राइसिस है कि उसको ये नहीं पता कि वो साउथ एशिया का हिस्सा है या वेस्ट एशिया का हिस्सा है, क्योंकि दोनों जगह पर उसको कोई सहमति नहीं है। उसको ये भी नहीं पता है लोगों को वहाँ के कि वो पहले पाकिस्तानी है या पहले मुसलमान है, दोनों जगह पर कन्फ्यूजन है। इस रीज़न से पाकिस्तान की आर्मी ने जो ये शब्द को कॉइन किया जिसको ये लोग कहते हैं नज़रिया पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर इन्होंने आर्मी को रेडिकलाइज करना शुरू करा। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी है, जब आप आर्मी में अफसर सिलेक्ट होते हैं, जैसे भारत में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के बाद अफसर सिलेक्ट होते हैं, उसी तरीके से जब पाकिस्तान आर्मी में आपका अफसर लेवल पर सिलेक्शन होता है तो अफसर लेवल के सिलेक्शन के बाद जो सबसे पहला मॉड्यूल आपको पढ़ाया जाता है, उस मॉड्यूल में आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ये सिखाता है अपने अधिकारियों को कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये तो खैर एक एंशंट टाइम से चलती हुई पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, पर पाकिस्तान ने इस थ्योरी को आगे इन्वेंट किया है। वो कहता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल हु हैज़ एन इंस्टिंक्ट टू प्रिजर्व आइडियोलॉजी। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, एन इंस्टिंक्ट टू प्रिजर्व आइडियोलॉजी। लेकिन दिक्कत क्या है कि आइडियोलॉजी है क्या आपकी? आपके पास आइडियोलॉजी तो है ही नहीं। इस रीज़न से उस आइडियोलॉजी को मैन्युफैक्चर करके, आर्टिफिशियली इम्पोज करके इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए। उर्दू किया, हार खा गए। इस्लाम किया, कन्फ्यूजन हो गई। इस रीज़न से निकले दो और पॉइंट आ गए इनकी आइडियोलॉजी, इनके नज़रिया है पाकिस्तान में। वो पॉइंट था सबसे पहला कि हमें कश्मीर में लड़ाई लड़नी है। इन्होंने इस नैरेटिव को इस तरीके से गढ़ा कि कश्मीर जो है एक इनकम्प्लीट बिजनेस है पार्टीशन का। एक समय था जब भारत में कश्मीर के अंदर कुछ लोग खड़े होकर, जिनके बाप दादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते थे कि कश्मीर इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। भाषा उनकी, हमारे यहाँ पर खड़े होकर इस प्रकार की बातें, क्योंकि ये पाकिस्तान के एजेंडा चलाने वाले लोग थे। और पाकिस्तान क्या बोलता था कि कश्मीर इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। इसकी वजह से पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर सारे रिसोर्सेज को हाईजैक करा और आर्मी ने इन सारे रिसोर्सेज को हाईजैक करके क्या किया कि कश्मीर के खिलाफ एक फेक लड़ाई लड़ते रहे जिसमें कोई सफलता उनको कभी प्राप्त ही नहीं हुई। लेकिन लोगों को भटकाने के लिए, क्योंकि लोगों के सामने कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, उसको भटकाने के लिए ये बातें उन्होंने करते रहे। और आज इसी आइडियोलॉजी को नर्चर किस प्रकार से किया जाता है? इस आइडियोलॉजी को नर्चर इस तरीके से किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा जो मदरसे हैं, उनमें जो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता है, उस खुतबा में बार बार भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो नफ़रत पैदा की जाती है, उन खुतबाज के थ्रू जो आज की डेट में ये प्रकार के नरेटिव गढ़े जाते हैं, वो नरेटिव आज की डेट में सबके सामने हैं। इस रीज़न से ये जो पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, इस मुल्ला मिलिट्री नेक्सस के कारण ना तो पाकिस्तान के पास कोई आइडियोलॉजी है, ना कि उनका कोई नज़रिया है पाकिस्तान है। और एक और दिलचस्प बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल कमीशन है। इस पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल कमीशन का ऑब्जेक्टिव है कि ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान का नज़रिया पाकिस्तान को एक आइडेंटिटी देगी। और आप सुन के हैरान होंगे कि ये पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल कमीशन का हेड पता है कौन है? मौलाना हाफिज़ सईद, वो व्यक्ति जो लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन का हेड है। आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि एक तंजीम, लश्कर तैयबा जैसा, उस तंजीम के हेड को इन्होंने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कमीशन का हेड बनाकर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आज की डेट में कि वो पाकिस्तान को एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिया देगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए आसिम मुनीर की फ्रस्ट्रेशन कि आज तक एक आतंकवादी संगठन के मदद से जो देश आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको खड़े होकर ये बात बोलने की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि अपनी पाकिस्तान की स्टोरी सुनाइए,
अरे पाकिस्तान, तुम तो इस चीज़ को देखो कि तुम अभी इस मोमेंट पर पॉली क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हो। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड बहुत सारे क्राइसिस एक ही साथ होना। एक साधारण लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक मोमेंट के लिए अपने दिमाग में सोच के देखिए कि एक ऐसा घर है जिसकी छत डूब रही है, जिसके किचन में आग लगी हुई है, जिसके घर के अंदर के मेंबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वहाँ पर उसी घर में जब एक दूसरे के साथ जो लोग लड़ रहे हैं, वहीं पर लुटेरे आकर, चोर घुसकर घर का सामान चोरी कर रहे हैं। तुम्हारा अभी ये हालात है कि तुम अभी इस मोमेंट पर एक जगह पर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रहे, पश्तून प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक लेवल पर जो तुम्हारा डेट है उसको तुम किसी प्रकार से मैनेज नहीं कर पा रहे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर रखा है। तुम रादर देन इन चीज़ों को फोकस करने के बजाय ये प्रकार की जो टिप्पणियाँ कर रहे हो कि हमें अपने बच्चों को आइडियोलॉजी और पाकिस्तान की स्टोरी बतानी पड़ेगी। साहब, पाकिस्तान की स्टोरी है क्या? एक भूखा नंगा देश जिसकी हैसियत एग्जिस्ट करने की ना थी ना है, जो पूरे वर्ल्ड का एक एपिसेंटर है जिहाद का। ये स्टोरी अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे तो आपके बच्चे आने वाले समय में पाकिस्तान आइडियोलॉजी कमीशन के हेड के साथ जुड़कर जिहादी ही बनेंगे, जिसके लायक आपका पूरा देश है। तो इस मोमेंट पर फोकस आप अपने टेरिटरी पे कीजिए। पाकिस्तान, भारत में वक्फ को लेकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यहाँ पर हम देख लेंगे उनको, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी देख लेंगे कि उनका क्या करना है। उनके बारे में चिंता करने के बजाय आप अपनी बलूचिस्तान की टेरिटरी, आप अपनी सिंधु घाटी की टेरिटरी, खैबर पख्तूनवा और फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ की टेरिटरी के ऊपर ज़रा फोकस कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान आपके हाथ से चला जाए। क्योंकि एक मोमेंट पर ईस्ट पाकिस्तान तो जा ही चुका है, और जैसे ही बलूचिस्तान सराइकी पूरा सिंधु घाटी वाला एरिया चला गया, इसके बाद बचेगा सिर्फ एक पंजाब, और पंजाब में हमारे यहाँ पर परिवर्तन हो जाने दो अगले 2 साल के बाद, वो पंजाब भी आपसे हम वापस ले लेंगे। तो चीज़ को गौर करके समझने की कोशिश कीजिए कि इस मोमेंट पर आप अपने इंटरनल क्राइसिस को टैकल करने के बजाय ये जो प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। इससे हमें ना तो घबराना है, ना हमें कोई इस प्रकार की टिप्पणी से कोई मोटिवेशन लेनी है। तो आई होप कि ये पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी का फंडामेंटल अब आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।